बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे इंटीग्रेटेड कंट्रोल ऑफ जीएफआर एंड रीनल ब्लड फ्लो, यानी डिफरेंट फैक्टर्स मिलके किस तरह जीएफआर और रीनल ब्लड फ्लो को मेंटेन करते हैं। अगर ज़्यादा है तो फिर कम करना और कम है तो फिर ज़्यादा करना, तो वो किस तरह करते हैं इसी वीडियो में देखते हैं। तो कोई ना कोई सिनेरियो को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ब्लड लॉस हो गया या हेमरेज हो गया, ऐसे कहानी स्टार्ट करते हैं। यानी आर्टीरियल प्रेशर ड्रॉप कर गया, उसको किस तरह रेगुलेट करना है जीएफआर और रीनल ब्लड फ्लो को चेंज करते हुए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं कहानी हम हेमरेज से, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम ड्रॉप करेगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल हेमरेज हो गया, यहाँ पे ब्लड लॉस हो गया। हेमरेज, जब हेमरेज हो गया तो उसकी वजह से ब्लड लॉस होगा। जब ब्लड लॉस होगा तो फिर मेन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर कम होगा, सिंपल आर्टीरियल प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा। हमने इस आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन करना है जीएफआर और रीनल ब्लड फ्लो को चेंज करके। किस तरह करेंगे वो देख लेते हैं। हेमरेज हो गया, ब्लड लॉस हो गया, तो फिर आर्टीरियल प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा। आर्टीरियल प्रेशर ड्रॉप कर गया। इस आर्टीरियल प्रेशर को कैसे मेंटेन करना है वो हम देख लेते हैं। जब आर्टीरियल प्रेशर ड्रॉप कर जाता है तो फिर इसके नतीजे में बहुत सारे रिफ्लेक्स मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं। वो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल जब आर्टीरियल प्रेशर कम होता है तो फिर जो कैरोटिड साइनस और अयोर्टिक आर्च में बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स चलेगा जो कि कैरोटिड साइनस और अयोर्टिक आर्च में होते हैं। तो यहाँ पे बैरो रिसेप्टर्स हो गए, कैरोटिड साइनस, अयोर्टिक आर्च, रिफ्लेक्सिस, या पे सिंपल बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, जिसकी वजह से जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, स्पेसिफिकली रीनल सिंपैथेटिक नर्व, इसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। एक्टिविटी ऑफ रीनल सिंपैथेटिक नर्व शुड बी इंक्रीज। जब रीनल सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो वे दो तरीके से काम कर सकती है। वो दो तरीके कौन से हैं? या तो ये डायरेक्ट भी काम कर सकती है या फिर ये रेनिन के सिक्रेशन को बढ़ा सकती है। तो यहाँ पे जो इसके दो एरो आएंगे, एक तो ये रेनिन की तरफ जाएगा, ये रेनिन की तरफ जाएगा, और दूसरा ये डायरेक्ट रीनल आर्टरीज जाके काम करेगा। पहले हम डायरेक्ट को देख लेते हैं। तो ये इसने रीनल आर्टरीज पे जाना है, रीनल आर्टरीज पर, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ रीनल आर्टरीज, और ये कॉन्स्ट्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी तरफ रेनिन की सिक्रेशन ज़्यादा होगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से, और रेनिन जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से प्रोड्यूस होता है, तो रेनिन की सिक्रेशन ज़्यादा होगी। रेनिन की सिक्रेशन या तो रीनल सिंपैथेटिक नर्व की वजह से भी ज़्यादा हो सकती है, या फिर इसकी सिक्रेशन डायरेक्ट भी ज़्यादा हो सकती है। डायरेक्ट कराने के लिए स्पेशलाइज्ड जो कि जोक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स खुद ही बैरो रिसेप्टर का काम करते हैं। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं इंट्रा रीनल बैरो रिसेप्टर्स, यानी किडनी के अंदर खुद ही ऐसे रिसेप्टर्स थे जो कैरोटिड साइनस और अयोर्टिक आर्च के अलावा थे, वो किडनी के अंदर थे, जिन्होंने प्रेशर को सेंस किया। वो असल में जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स खुद ही होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ने प्रेशर को सेंस किया और रेनिन को रिलीज किया। तो रेनिन की सिक्रेशन बढ़ाने के लिए हमारे पास दो मैकेनिज्म हो गए, एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाला, और दूसरा किडनी के अंदर अपने बैरो रिसेप्टर्स हो गए। उन्होंने रेनिन की सिक्रेशन को बढ़ा दिया। अब जो रेनिन की सिक्रेशन ज़्यादा होगी तो फिर रेनिन एंजियोटेंसिन 2 की सिक्रेशन को बढ़ा देगी। वो हमने रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम में पढ़ना है। तो फिर जो एंजियोटेंसिन की सिक्रेशन ज़्यादा होगी, जब एंजियोटेंसिन 2 की सिक्रेशन ज़्यादा होगी तो फिर एंजियोटेंसिन 2 बी रीनल आर्टरीज की कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, और दूसरी तरफ एंजियोटेंसिन 2 सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। तब सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो फिर सोडियम और वाटर की एक्सक्रीशन भी कम होगी। दूसरी तरफ रीनल आर्टरीज की कॉन्स्ट्रिक्शन हुई, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुई, इसकी वजह से रीनल ब्लड फ्लो और जीएफआर ड्रॉप कर गया, जीएफआर ड्रॉप कर गया। इन दोनों की वजह से एक तरफ रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, दूसरी तरफ जीएफआर और रीनल ब्लड फ्लो रिलेटिवली कम हो रहा है। तो इन दोनों की वजह से जो एक्सक्रीशन होगी सोडियम की और वाटर की, जो किडनी करता होता है, वो ड्रॉप कर जाएगी। तो फिर लिख देंगे यहाँ पर डिक्रीज रीनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर।
एक तरफ से हमने एक्सक्रीशन को ब्लॉक कर दिया और दूसरी तरफ हमने रीनल ब्लड फ्लो और जीएफआर को भी ड्रॉप कर दिया। तो इन दोनों की वजह से जो आर्टीरियल प्रेशर जो पहले ड्रॉप था वो अब इंक्रीज हो जाएगा। तो फिर ये दो फैक्टर्स, एक ये वाला एरो यहाँ पे जाएगा और एक ये वाला एरो में इसको, ये दोनों फैक्टर्स, एक आरबीएफ और जीएफआर का कम हो जाना, दूसरा रीनल एक्सक्रीशन का कम हो जाना, ये दोनों फैक्टर्स आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो फिर नेगेटिव करेंगे, यानी ये आर्टीरियल प्रेशर को जो पहले ड्रॉप हो चुका है उसको बढ़ा देंगे। तो ये था जनरल मैकेनिज्म जिसकी वजह से हैमरेज की वजह से फाइनली हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं जीएफआर को और आरबीएफ को तब्दील करते हुए हमने आर्टीरियल प्रेशर को रेगुलेट किया। तो ये तो हो गया। दूसरी तरफ हम देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स वगैरह जो इसको अफेक्ट करती है जीएफआर को और रीनल ब्लड फ्लो को। जो एंजियोटेंसिन 2 होता है, इसकी सिक्रेशन को बढ़ाने के लिए या फिर इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक एंजाइम होता है, यानी एक एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। उस एंजाइम का नाम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो इस एंजाइम के इनहिबिटर्स क्या करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहले हम देखेंगे एस इनहिबिटर। तो जो एस इनहिबिटर इसकी एग्जांपल होगी लिसिनोप्रिल, एनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल। लिसिनोप्रिल, एनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल, ये तीनों फैक्टर्स असल में करेगी क्या, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। तो उनको एस इनहिबिटर भी बोलते हैं। तो एस को ब्लॉक कर देगा या फिर इनहिबिट कर देगा। जब एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा या फिर इनहिबिट हो जाएगा तो एंजाइम अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। और एंजाइम का इस एंजाइम के दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन ये होता है कि एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट कराना और दूसरा फंक्शन होता है ब्रैडिकाइनिन को तोड़ देना। यहाँ पे देख लेते हैं, ये इसका फंक्शन होता है नॉर्मली एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करना और दूसरी तरफ ब्रैडिकाइनिन को तोड़ देना। अगर एस इनहिबिटर यूज़ करेगा तो फिर ये प्रोसेस भी डिक्रीज होगा, ये प्रोसेस भी डिक्रीज होगा। फाइनली एंजियोटेंसिन 2 का लेवल ड्रॉप कर जाएगा और ब्रैडिकाइनिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। जब ब्रैडिकाइनिन का लेवल ज़्यादा होगा तो फिर वेसोडाइलेशन ज़्यादा होगी और एंजियोटेंसिन का लेवल कम हुआ तभी वेसोडाइलेशन होगी। तो इन दोनों की वजह से वेसोडाइलेशन रिलेटिवली ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जीएफआर ज़्यादा होगा। दूसरा, अगर हम एस इनहिबिटर यूज़ नहीं करते तो फिर हम स्पेसिफिकली एंजियोटेंसिन 2 को अफेक्ट कर सकते हैं। दूसरा करेंगे एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसके रिसेप्टर को ही हम ब्लॉक कर दें। तो इसकी एग्जांपल है लोसार्टेन। लोसार्टेन एक ड्रग का नाम है जो इसको ब्लॉक कर देगी। जो लोसार्टेन है ये हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ट्रीट हाइपरटेंशन, ट्रीट हाइपरटेंशन। जो लोसार्टेन है ये एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 2 अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन ये इस ड्रग का ब्रैडिकाइनिन की क्लीवेज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये एस इनहिबिटर वाला काम नहीं कर रही। तो डजंट इफेक्ट ऑन ब्रैडिकाइनिन मेटाबॉलिज्म। तो ब्रैडिकाइनिन के ऊपर से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इसका फंक्शन ही होगा एंजियोटेंसिन के ऊपर होगा, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन का लेवल तो ड्रॉप कर गया लेकिन ब्रैडिकाइनिन का लेवल अनचेंज रहा, जिसकी वजह से इसको हम यूज़ कर सकते हैं हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर टेंशन, ये तो हो गया। फाइनली एक छोटी सी डायग्राम ड्रा करते हैं जिसके अंदर हम स्मूथ मसल और एंडोथेलियम के दरमियान इंटरेक्शन को दिखाएंगे और ये शो करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स किसी खास केमिकल को प्रोड्यूस करवाएंगे और इसकी रिलीज को बढ़ा देंगे। तो इस डायग्राम में हम एक एंडोथेलियल सेल्स ड्रा किया और ये स्मूथ मसल भी हो सकता है या फिर मेसेंजियल सेल्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम सारे फैक्टर्स को समराइज कर रहे हैं, ये समरी लिख देते हैं। तो ये जो बड़ा वाला दिखाया हुआ है
ये स्मूथ मसल भी हो सकता है, या फिर ये मेसेंजियल सेल्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अगर वो ग्लोमेरुलर से बाहर हो तो उसको बोले कि एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर, अगर वो ग्लोमेरुलस के अंदर हो तो उसको बोले कि इंट्रा ग्लोमेरुलर। तो ये एंडोथेलियल सेल्स हुआ। पहले जो फैक्टर्स, एंडोथेलियल सेल्स की सरफेस के ऊपर एक एंजाइम होगा, उसको बोलेंगे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और ये 1 को 2 में कन्वर्ट कराएगा, एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट कराएगा, और वो एंजियोटेंसिन 2 स्मूथ मसल पे जाके वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरे फैक्टर्स देख लेते हैं जो वेजो डायलेशन कराएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और वो नाइट्रिक ऑक्साइड, उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन भी प्रोड्यूस होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन E1, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और प्रोस्टासाइक्लिन, इन दोनों ने वेजो डायलेशन करानी होती है, वेजो डायलेशन करानी होती है। और जो नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ा देने वाले फैक्टर्स, यानी ऐसे फैक्टर जो उसकी सिक्रेशन को या फिर सिंथेसिस को बढ़ा देंगे, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो उनके फैक्टर्स के नाम है स्ट्रेच, फैक्टर्स को देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स है जो उसकी सिंथेसिस को बढ़ा देंगे। एसिटाइलकोलिन ये भी बढ़ा देगा, हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन और ATP, तो ये इसके सिंथेसिस को बढ़ा देगा। तो ये था जनरल से समरी या फिर ओवरव्यू GFR का या फिर रीजनल ब्लड फ्लो का कि कौन कौन से फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट हम देख लेंगे ऑटो रेगुलेशन फिनोमिना, वो हम सेपरेट वीडियो से कवर कर लेंगे। तो ये तो हो गया स्मूथ मसल और मेसेंजियल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन और एंडोथेलियल सेल्स का आपस में क्या इंटरेक्शन होता है। तो ये तो हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।